गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, इस समय हम लोग कक्षा 10 का जो है भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इस पाठ को हम लोग जो है इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और उस पहले पार्ट में हमने बहुत जरूरी चीजें आपको बताई हैं और उसकी जरूरत आपको पूरे पाठ में पड़ेगी। इसलिए बच्चों, इसका पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पहले आप उस पार्ट को देख लीजिएगा, तब आपको ये पार्ट बहुत ज्यादा समझ में आएगा और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और सारी बातें आपको समझ में आएंगी। उस पार्ट में हमने वो चीजें बताई हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा गया है, प्लस इस आगे को पढ़ने के लिए भी बातें मिलेंगी और वो जब आप जानने रहेंगे तो यहाँ पर सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, पहले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए, पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस पार्ट में पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, इसको अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं इमेज। इमेज तो प्रतिबिंब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब के बारे में अगर कहा जाए तो अगर एक सोचा जाए कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब का मतलब सिंपल रूप से होता है परछाई या छाया। जैसे हम लोग खड़े हैं, मान लीजिए प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आ रहा है तो हमारी छाया बन रही है बगल में किसी भी वस्तु का। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अगर इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो जो भी प्रकाश आ रहा है तो इसके बगल में इसकी छाया बनेगी। लेकिन अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन पाठ को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसको सिस्टमेटिक ढंग से प्रकाश से जोड़ते हुए हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बल्कि नोट भी करते चलिएगा कि प्रतिबिंब के बारे में बताया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से, किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराकर वापस लौटती है, तो वापस लौटने के बाद वह जिस बिंदु पर काटती है एक दूसरे को, वही बिंदु जहां पर कटता है वही बिंदु क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जैसे अगर यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखें तो पहले आप लोग समझे, डेफिनेशन ना लिखें, पहले आप समझें कि कैसे प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। मान लीजिए ये आपका एक ठो दर्पण है, दर्पण, ये दर्पण है आपका, और इस तरफ हमने पेंट कर दिया है ताकि प्रकाश की किरण उधर न जाने पाए। स्थिति क्या होती है बच्चों, मान लीजिए इसके बीच में एक मुख्य अक्ष खींच दिया जा रहा है, ठीक है। स्थिति क्या होती है कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश की किरण आएगी और इस दर्पण से टकराएगी, आपतित हो रही है, और टकरा कर क्या होगी, ये परावर्तित भी होगी। मान लीजिए परावर्तित हो गई, यहाँ पर परावर्तित हो रही है। यहाँ से किरण इस वस्तु, यहाँ पर वस्तु लिख लीजिए, ये वस्तु है और वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से किरण कोई चलती है और ये दर्पण से टकराकर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। अब मान लीजिए एक दूसरी किरण जो कि क्या कर रही है, वो भी आ रही है और इससे टकराकर वापस लौट रही है। स्थिति क्या बन रही है, मान लीजिए एक दूसरी किरण आ रही है यहां से वस्तु से, ये आई, आपतित हुई, और ये आपतित होके फिर क्या हो रही है, इधर परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो रही है। थोड़ा तिरछा हुआ है, आप लोग तिरछा नहीं बनाएंगे क्योंकि किरणें कभी भी तिरछी नहीं चलती हैं। तो ये एक किरण तो इधर गई, इधर परावर्तित हो गई, और दूसरी किरण ऐसे आई और आके सीधा जो है ऐसे इधर परावर्तित हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो इस वस्तु का, मान लीजिए इस वस्तु को O अगर मान लेते हैं, तो जहां पर ये किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर ये काटती हैं वही इस वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब कहलाएगा, प्रतिबिंब। ये तो हमने वही बताया कि जब प्रकाश की किरणें क्या होता है कि किसी दर्पण से या किसी सतह से टकराकर परावर्तित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर मान लीजिए इसको हम अगर एक इस तरीके से हम परिभाषित करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ध्यान से बच्चे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आपको याद नहीं होगा अगर आप समझते चलेंगे चित्र को। हमने क्या लिखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, मान लीजिए ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हमें देखना है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब तब आएगा जब यहां से प्रकाश की किरण चलेगी और इस सतह से टकराकर ये परावर्तित हो रही है। तो पहली किरण आई और यहाँ सतह से टकराकर परावर्तित हुई, उसके बाद फिर ये दूसरी किरण आई और यहाँ से टकराकर फिर ये इधर परावर्तित हो गई। तो ये जहां पर दोनों, ये परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है, ये दोनों जहां पर काट रही है वहां पर क्या बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को आई से हम लिखते हैं। तो इसी बात को मैंने लिखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद ऐसा लिख लें, यहाँ पर छूट गया है एक शब्द, टकराने के बाद वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। अगर इसी बात को थोड़ा सा अगर हम मान लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये दर्पण है और ये ऐसा दर्पण है जो अंदर की ओर धंसा है, इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार की गोलीय दर्पण होते हैं। तो ये आपका जो अंदर की ओर धंसा हुआ है दर्पण है, तो अंदर की ओर धंसे हुए दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। और एक दर्पण ऐसा होता है जो बाहर की ओर उभरा होता है। जैसे मान लीजिए आप, ये ऐसा है, तो आप अगर इसके इस तरफ अगर पेंट कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि बाहर की ओर जो है निकला हुआ है, उभरा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल, तो याद रखें, अभी इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, उत्तल दर्पण। लेकिन हम लोग पहले इमेज को समझ लें, अर्थात प्रतिबिंब को समझ लें। तो यहाँ स्थिति क्या हो रही है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए यहाँ ये अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इस तरीके से बना। अगर उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा, मान लीजिए इसका ये मुख्य अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, ये ठीक है। तो होता क्या है कि वस्तु से जब एक किरण आएगी, इस पर टकराएगी, आपतित होगी, और आपतित होने के बाद ये क्या होगा, इस तरीके से ये परावर्तित हो जाएगी। आई और परावर्तित हो गई। अब क्या होगा कि दूसरी किरण भी क्या हो रही है कि आ रही है, और आने के बाद वो भी क्या होगी, परावर्तित होगी। तो आपको देखना कोई दो किरण पकड़ के चलना है, कोई दो किरण आपको पकड़ना है और उसी के अनुसार आपको चलना है। तो मान लीजिए एक किरण तो आई और इसे परावर्तित हो गई, ये परावर्तित किरण है। अब यहीं से दूसरी किरण मान लीजिए ये आई, समझ रहे हैं, और यहां से जब आ रही है तो ये परावर्तित होकर ये ऐसे परावर्तित हो गई, इस तरीके से हो गया। अब स्थिति आप समझिए कि सोचिए कि ये यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, यहाँ से आपतित होके ये किरण यहाँ से परावर्तित हुई और फिर ये आपतित होके ये किरण यहाँ से परावर्तित हुई। तो परावर्तन यहाँ पर जैसे देखिए परावर्तन हुआ था अवतल दर्पण में, तो यहाँ पर कटा था, ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण यहाँ पर कटा, यहाँ प्रतिबिंब बन गया। यहाँ तो सीधा सीधा कट रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण। सोचिए क्या आप अगर इसको बढ़ाएंगे ऊपर की ओर तो क्या ये कहीं काट सकता है? ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। उत्तल दर्पण के केस में ये फैलता हुआ चला जा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर विचार करें, मान लीजिए इस लाइन को थोड़ा अगर मान लीजिए कल्पना करें, विचार ना करें बल्कि कल्पना करें कि अगर मान लीजिए इस अक्ष को थोड़ा सा और बढ़ा दें और ये किरण जो आप देख रहे हैं परावर्तित हो रही है, अगर कल्पना किया जाए कि ये किरण इधर पीछे से आ रही है,
इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, ये किरण पीछे से आ रही है। चलिए, और ये जो परावर्तित किरण है इसको भी मान लीजिए कल्पना करें कि ये पीछे से भी आ रही है। ये तो देखिए पीछे ऐसे कल्पना हम कर रहे हैं कि ये जो परावर्तित किरण है ये पीछे से आ रही है और ये जो परावर्तित किरण ये भी पीछे से आ रही है। तो आप देखिए यहाँ बढ़ाने के बाद यहाँ पर ये कट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ये जो वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, वस्तु है, और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ये स्थिति आप समझिए, डेफिनीशन एकदम वही है, बिल्कुल सेम है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो जहां पर काट रही है या काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु को जहां पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु को क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ पर दो स्थिति मैंने बनाया, एक तो अवतल दर्पण के केस में लिया था। अवतल दर्पण में आपने देखा कि आप एक किरण आई और टकराकर यहाँ परावर्तित हुई, फिर दूसरी किरण आई यहाँ टकराई, वो भी परावर्तित हुई। ये तो सीधा सीधा यहीं पर आप देख रहे हैं कि काट रही है, बिल्कुल वास्तविक रूप से काट रही है, इसलिए यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में आप देख रहे हैं कि कोई वस्तु अगर मान लीजिए यहाँ रखी गई है, ये किरण यहाँ पर आती है और उत्तल दर्पण से टकराकर क्या होती है, ये परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी किरण चलती है, यहाँ टकरा के फिर ये परावर्तित हो जाती है। लेकिन दोनों परावर्तित किरण को आप ध्यान में रखिए कि अब इनको कितना भी आगे बढ़ाओगे कहीं भी क्या काट नहीं रही है, बल्कि ये फैलती हुई चली जा रही है। अब हमें कल्पना करना है कि मान लीजिए अगर ये परावर्तित किरण अगर इसको पीछे से अगर ये आ रही हो, इधर से आ रही हो, तो ये पीछे अगर जाएगी और ये परावर्तित किरण अगर इसको भी अगर मान ले कि पीछे से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर काटने के बाद ये कल्पना के रूप में कट रहा है, ऐसा वास्तविक नहीं है। इसमें तो वास्तविक रूप से कट रहा था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कल्पना कर रहे हैं कि ये किरण जो परावर्तित हुई है पीछे से आ रही है, कल्पना कर रहे हैं, और ये किरण जो परावर्तित हो रही है भी पीछे से आ रही है। इसकी हम एक कल्पना कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है वो भी कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि इधर तो पेंट किया गया है, इधर तो प्रकाश जा ही नहीं सकता। अर्थात कहने का मतलब एक कल्पना हमने किया कि ये प्रकाश की किरण जो परावर्तित हो रही है पीछे से आ रही है, और ये परावर्तित किरण जो है ये इधर से पीछे से आ रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि परिभाषा तो एकदम वही है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब यहाँ पर दो बातें आई कि या तो वो एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, और दोनों स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जब सीधा सीधा वास्तविक रूप से कट रहा हो तो उस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब हम कल्पना के आधार पर इसको देख रहे हैं कि ये कल्पना के आधार पर ये प्रतिबिंब बना है, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग प्रतिबिंब के प्रकार को हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रतिबिंब के प्रकार, चूंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखिए क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है, आपने प्रतिबिंब देख लिया कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं कि जब कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो किरणें टकराकर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसी बिंदु पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। मैंने दो स्थितियां देखी, अवतल दर्पण के केस में तो सीधा सीधा वास्तविक रूप से कट रहा है, तो अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि बिल्कुल वास्तविक रूप से कट रहा है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण का केस लिया जा रहा है तो वहां पर स्थिति क्या हो रही है कि दोनों परावर्तित किरणें ये दूर होती जा रही है। लेकिन हमें कल्पना की है कि अगर ये मान लीजिए ये किरण जो आ रही है इसके सीधे में अगर बढ़ाएं, अगर ये किरण यहां से आ रही हो और ये किरण यहां से आ रही हो तो ये यहां पर काटेगी। अर्थात मैंने कल्पना किया और कल्पना के आधार पर चूंकि ये प्रतिबिंब बना, इसलिए ऐसे प्रतिबिंबों को क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हो गए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक हो गया बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक
काल्पनिक या आभासी भी कह सकते हैं आप, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ध्यान से समझिएगा, ये आपको मिलेगा चैप्टर में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। आपसे कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार के दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का अगर केस होगा तो वहां पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण का अगर केस होगा तो वहां पर कैसा बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को कैसे लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से, वास्तविक आप समझ रहे हैं कि एकदम बिल्कुल दिख रहा है, जैसे पहले केस में वास्तविक रूप से जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में एक दूसरे को काटती हैं तो कटे हुए बिंदु पर, जहां पर कटेगा, कटे हुए बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाएगा बच्चों, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये बहुत ही सिंपल है, बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे कि क्या बातें हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में एक दूसरे को काटती है तो वहां पर वास्तविक रूप से चूंकि काट रही है तो वहां पर प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, वास्तविक। जैसे पहले केस में आपने देखा कि प्रकाश की किरणें टकरा रही है और वास्तविक रूप से यहाँ पर काट रही है, तो इस प्रकार पहले केस में जो आपका प्रतिबिंब बना वो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। अब इसके विपरीत दूसरा जो आप काल्पनिक या आभासी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही भाषा एकदम वही। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद, भाषा एकदम सेम है, टकराने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। यहां पर आप देख रहे हैं काटती हुई प्रतीत होती है, कहने का मतलब यहाँ पर काटती नहीं बल्कि काटती हुई प्रतीत, एक कल्पना किया जा रहा है कि अगर ये सीधा इधर से आएगा और ये किरण सीधा इधर से आएगा तो कल्पना ये किया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं काटेगा, तो प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं काटेगा। तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। काल्पनिक चूंकि कल्पना किया जा रहा है इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब, आपने देखा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद परावर्तित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगी तो काटेंगी जहां पर वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर भी देखो आप, प्रकाश की किरण आई, ये परावर्तित हुई, फिर एक दूसरे, भाई काटने के लिए दो किरण होना चाहिए ना, ध्यान दीजिएगा कि भाई दो किरण रहेगा तभी कटेगा। तो पहली किरण आई, ये परावर्तित हुई,
दूसरी किरण भी इसी वस्तु से चलेगी क्योंकि इसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना है। दूसरी किरण आई, यहाँ पर देखो काट दी वास्तविक रूप से, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर भी स्थिति वही है कि वस्तु आपका ये है, एक यहाँ पर आई पर किरण यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, ये परावर्तित हो गई। फिर ये किरण यहाँ पर आई, यहाँ पर टकराने के बाद ये परावर्तित हो गई। लेकिन यहाँ स्थिति देखिए कि परावर्तन के पश्चात ये फैलती चली जा रही है, कहीं कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। हम एक कल्पना करते हैं कि मान लीजिए ये जो आपका किरण परावर्तित हो रहा है, मानते हैं कि ये पीछे से आ रही हो, और ये जो किरण परावर्तित इसको भी मान लें, अगर पीछे से कल्पना करने का आ रही हो तो कल्पना के आधार पर हम मान लेते हैं कि ये कहीं न कहीं कटेगा। तो जब कल्पना के आधार पर कट रहा है तो बिंदु भी काल्पनिक होगा और प्रतिबिंब भी काल्पनिक होगा, जिसको मैंने यहाँ पर बताया। बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, चलिए अब हम लोग जो है उसी के आगे, जैसा कि हम लोग प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, तो प्रतिबिंब में हमने देख लिया कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और प्रतिबिंब में किस प्रकार से अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। हम लोग दर्पण की चर्चा करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज को देख रहे हैं। आइए उसी के क्रम में हम लोग बच्चों देखें कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा, अगर कोई दर्पण समतल हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे कि किस प्रकार से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार से वहां पर क्या स्थिति होती है, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्वालिटी होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, हम लोग इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए बच्चों समतल दर्पण है, समतल दर्पण का मतलब एकदम प्लेन, एकदम मान लीजिए ये कोई दर्पण है, इसको हम इस तरफ से क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि इसकी ये सतह जब पेंट रहेगी तो पेंट रहने का मतलब प्रकाश की किरण नीचे नहीं जाएगी। ये मान लीजिए यह कोई एक आपका समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण द्वारा हमें प्रतिबिंब बनाना है। मान लीजिए कोई वस्तु बच्चों यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें इस समतल दर्पण में बनाना है। कैसे बनता है, आप समझो कि जैसे कोई वस्तु है तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, करीब करोड़ों किरणें, लाखों किरणें ऐसे इस वस्तु से निकलेंगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये कुछ स्थिति ऐसी होती है, करोड़ों लाखों किरणें इस वस्तु से निकलेंगी, चारों तरफ ऐसे पूरा फैलेंगी। तो कुछ किरण मान लीजिए ऐसा भी होगा, मान लीजिए इसको पूरा किरण तो चारों तरफ निकलेंगी, लेकिन उसमें कोई दो किरण हमको पकड़ना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि दो किरणें हमको लेनी है, दोनों किरणें कहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो पूरा किरण ना लेके हम इनमें से कोई दो किरण लेंगे। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है तो कोई किरण ऐसी होगी जो ऐसे भी आ रही होगी, अभी आपको मैंने बताया था कि किरण ऐसे भी होगी, भाई चारों तरफ किरणें निकल रही है, तो एक किरण ऐसी भी होगी जो दर्पण पर ऐसे पड़ रही होगी। तो जब आ रही है किरण तो आने के बाद बच्चों क्या हो रहा है कि वो परावर्तित भी होगी, जाहिर सी बात है, ये तो आपतित हो रही है, और जब यहाँ सतह से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है। मान लीजिए इसमें बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं, इसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझे कि यहाँ पर वस्तु रखी है, यहाँ पर बहुत सारी मान लीजिए इस तरीके से किरणें निकल रही हैं। आपको मैंने भी बताया था कि चारों तरफ किरणें निकल रही हैं, लाखों की संख्या में किरणें निकल रही हैं। एक किरण ऐसी भी है जो यहाँ पर आई, इससे टकराई। अब ध्यान दे, अब एक दूसरी किरण हम देखेंगे कि एक दूसरी किरण मान लीजिए ये आ रही है सीधा लंबवत, ये लंबवत 90 डिग्री पर, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये ऐसी भी कोई किरण आई होगी। अब आई होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखिए कि ये किरण आई, तो अब कोई किरण यहाँ पर आई तो इधर परावर्तित हो गई, और ये किरण आ रही है दूसरी किरण लंबवत। तो आप लोग जानिए बच्चों कि जब किसी
सतह पर कोई किरण लंबवत आती है, ध्यान में रखने वाली बात है कि जब किसी सतह पर कोई किरण लंबवत पड़ती है तो जब आती तो किरण उसी रास्ते से है, तो लंबवत आने के बाद क्या होता है, उसी रास्ते से वो परावर्तित भी हो जाती है। याद रखिएगा, इस बात को हमें नोट करना चाहिए कि अगर कोई किरण किसी सतह से लंबवत टकरा रही, इसको नोट में आप लिख सकते हैं, यहां पर नोट लगा के आप चाहे तो लिख लें कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से लंबवत टकराती है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि लंबवत ही टकरा रही सतह से, यहां 90 अंश का कोण बन रहा है, लंबवत टकरा रही, लंबवत टकराती है, तो रिजल्ट क्या होता है, तो टकराने के बाद वह उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस भी हो जाती है। तो टकराने के बाद वह उसी रास्ते से परावर्तित, यानी वापस हो जाना, परावर्तित भी हो जाती है। याद रखने वाली बात है, इसको मैंने नोट में लिख दिया, आप लोग इसको याद रखेंगे बच्चों। नोट में मैंने लिख दिया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से लंबवत टकराती है तो उसकी एक क्वालिटी होती है कि अगर लंबवत टकराएगी किसी सतह से तो जिस रास्ते से आई होगी उसी रास्ते से वो क्या हो जाएगी, वापस भी चली जाएगी। मान लीजिए किरण ऐसे गई, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पर क्या था कि वस्तु से एक किरण आई, आपतित हुई, इधर परावर्तित हो गई, दूसरी किरण आई उसी पे परावर्तित हो गई, लेकिन अब जो इमेज जो बनना है, जो आपका प्रतिबिंब बनना है, हमने आपको बताया कि जहां पर दोनों काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, कटे हुए बिंदु पर। तो यहां पर तो ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं रही है, लेकिन यहां पर ध्यान दे, फिर वही बात आती है कि मान लीजिए यहां पर तो कटने का कोई संभावना ही नहीं, लेकिन अगर इस परावर्तित किरण को अगर मान लीजिए इसे पीछे की ओर हम बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, और इस किरण को जो परावर्तित होकर लौटी है इसको भी अगर मान लीजिए अगर नीचे तक ले जाएं, ये ले गए, तो यहां पर क्या हो रहा आप देख रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं कि यहां पर वो वस्तु कटे, वो क्या होगा, एक दूसरे को काटेगी, और जहां पर काटेगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर तो वस्तु हो गया और यहां पर कट रही है, तो चूंकि कल्पना हम कर रहे हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना चाहिए कि समतल दर्पण अगर है और वहां से अगर उससे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर हम बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब ना बन के काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा भी। अभी इसके पहले आपने दो प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा भी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि परावर्तन इधर हुआ, ये किरण आई और इधर परावर्तित हुई, ये किरण लंबवत आई अपने पर ही परावर्तित हो गई, तो कटा तो कहीं नहीं, लेकिन अगर हम कल्पना करें कि अगर ये जो परावर्तित किरण मान लें अगर ये इधर से आ रही हो और ये परावर्तित किरण इधर से आ रही हो, तो ये यहाँ पर कल्पना करेंगे कि ये एक बिंदु है यहाँ पर मिलेगा, वो कल्पना के आधार पर है, और वो जहां पर कट रहा है क्योंकि कल्पना काल्पनिक बिंदु मिल रहा है इसलिए प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस प्रकार से, आप इसका एक आरेख आप देख रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग समतल दर्पण द्वारा जो ये प्रतिबिंब बना है इसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ लें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, क्या है, आइए चलिए अब हम लोग देख लिए कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो जो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है, तो यहां पर हम विशेषताएं लिखते हैं। इसकी विशेषताएं, किसकी विशेषताएं, समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब हम लोगों ने बनाया उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता तो बच्चों आपने देखा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहली विशेषता क्या होगा,
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखें, पहली विशेषता है कि अगर समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब दूसरी विशेषता पर भी इसकी चर्चा करें, ध्यान से। अगर कोई समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में, मैंने तो चित्र मिटा दिया, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा कि स्थिति क्या होती है कि जैसे मान लीजिए समतल दर्पण ये ऐसे बना था, आपका प्रतिबिंब जो बना था, ये यहाँ पर वस्तु था, यहाँ पर आया, ऐसे परावर्तित हो गया है, और यहाँ से क्या हुआ, ये वस्तु यहाँ से लंबवत आया और ये इसी पर परावर्तित हो गया। तो इसको हम बढ़ाए हैं यहाँ पर और इसको यहाँ पर बढ़ाए हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर कहीं पर काटा, ऐसे तो बना था। तो स्थिति क्या हुई, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बना, मान लीजिए यहाँ वस्तु है और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो स्थिति क्या हो रही, पहली तो बात आपने लिखा कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। दूसरी बात आप जाने कि ये जो आपका जो ये दर्पण है, सतह है, तो सतह से जितनी दूरी वस्तु का होगा, ये यहां से यहां तक जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी आपका सतह से प्रतिबिंब का भी होगा। कहने का मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों बराबर होगी। तो आप दूसरी विशेषता कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सतह से जितनी दूर पर वस्तु होता है, सतह से उतनी ही दूरी उस प्रतिबिंब की बनती है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि सतह माने ये सतह जहां से टकरा रही है, सतह से वस्तु की दूरी, सतह से वस्तु की दूरी और सतह से प्रतिबिंब की दूरी, और सतह से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। याद रखेंगे, समान होती है। ये दूसरी विशेषता है समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बन रहा है, आप चित्र में देख रहे हैं कि अगर ये कोई वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर दूर रखा है तो वो प्रतिबिंब भी उसका जो है पीछे साइड में 2 मीटर दूर पर ही बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई शीशा है बड़ा सा, मान लीजिए कोई शीशा है, उसके सामने हम खड़े हैं, हाँ वो समतल दर्पण है, उसके सामने खड़े, मान लीजिए शीशे से हम 2 मीटर दूरी पर हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा शीशे के अंदर वो भी 2 मीटर दूरी ही उस दर्पण से अंदर बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको बात समझ लेनी चाहिए कि सतह से वस्तु की दूरी और सतह से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है? समान होती है। ये तो दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या होती है भाई? तीसरी विशेषता आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो मान लीजिए वस्तु जो है वस्तु जो है सतह के जितने आगे होता है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। यानी जितना आप आगे रहोगे, प्रतिबिंब यानी आपका सतह यहाँ है, तो जितना आप आगे रहोगे उतनी ही दूरी, कहने का मतलब उतना ही आपका पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूर पे आप रहेंगे उतनी ही दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप इस बात को भी लिख सकते हैं कि वस्तु सतह से जितना आगे होगा, प्रतिबिंब सतह से उतना ही पीछे बनता है। ये बनता है, बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि सतह से वस्तु जितनी आगे रहेगा, यहां रहेगा, मान लीजिए 5 मीटर पे है तो 5 मीटर पे बनेगा। ये प्रतिबिंब भी वही, दूसरा और तीसरा पॉइंट लगभग मिलता जुलता है। आप लोग इस बात को ध्यान से रखते चलेंगे, क्योंकि कहीं अलग से हम लोग विशेषताएं नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने जो जाना है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगला जो डिफरेंस है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ध्यान दें इस बात को, पार्श्विक रूप क्या है, नया शब्द आ गया, उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ये क्या है पार्श्विक रूप से? जैसे मान लीजिए अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े हैं
तो जैसे हम खड़े हमारा प्रतिबिंब तो एकदम वैसे बनेगा, जैसे हम हैं वैसे बनेगा, सीधा सीधा एकदम बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं बनेगा कि अगर हम सीधा सीधा दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा सर ऊपर है पैर नीचे है तो प्रतिबिंब हमारा पैर ऊपर हो जाएगा सर नीचे, ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन एक बात आप एहसास करेंगे कि जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हम अगर अपना बायां हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब में क्या लगेगा कि हम अपना दाहिना हाथ उठाएं, या हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब में लगेगा क्या है, बायां हाथ उठ रहा है। तो वो पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्व माने बगल में, अगर बगल से कोई काम होता है हमारा जो दाहिना हाथ है बायां दिखेगा प्रतिबिंब में, और बायां हाथ कैसा दिखेगा, दाहिना दिखेगा। तो इस बात को मैंने लिखा कि प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक माने बगल से, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा प्रतिबिंब हमारा पैर ऊपर हो गया और सर नीचे हो गया। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बातें पूरी समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा बातें हल्का सा थोड़ा ऊपर है, लेकिन अगर आप दिमाग खोल के अगर आप पढ़ोगे, चित्र को देखते हुए पढ़ोगे, दिमाग को लगाते हुए पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी बच्चों। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको वीडियो को एक बार जब फिर से देखेंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ें कि किस प्रकार से आगे हम क्या देखते हैं। आइए चलिए इसके बाद हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और आपके सिलेबस के अनुसार आपका चैप्टर चल रहा है। बोर्ड की परीक्षा में सारी चीजें पूछी गई हैं और हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। अगला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अगला जो टॉपिक है, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है हम लोगों को कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। जैसा कि बच्चों मान लो गोलीय दर्पण, मान लीजिए कोई खोखला गोला है, ये मान लीजिए कोई खोखला गोला है, ये समझते चलेंगे, खोखला गोला है। अगर मान लीजिए इसको यहां से हम काट दिए तो जो इसका ये वाला हिस्सा हमको मिला, आप समझे, ये तो यहां पर मान लीजिए अंदर की ओर इसको हम पेंट कर दें, ये बाहर की ओर उभरा हुआ मिल रहा है। तो जो बाहर की ओर जो उभरा हुआ मिल रहा है ये दर्पण का एक खोखले गोले का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण जो होता है ये, इसको क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। और ये किसका भाग है, इस खोखले गोले का भाग है। तो आप कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण जो होता है ये खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे इधर का ये हो गया और इधर भी मान लीजिए काट दें, इधर इस गोले का हिस्सा काट दें तो ये क्या होगा, हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, मिलेगा। और यहां पर अगर इसको मान लीजिए इसको पेंट कर दें तो आप देख रहे हैं कि इस गोले का ये भी क्या है, दर्पण है। और इसमें क्या स्थिति है कि अंदर की ओर ये धसा हुआ है, इसमें बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण की जो परिभाषा, ये आपके दोनों दर्पण हुए, ये दोनों गोलीय दर्पण है। ये दोनों गोलीय दर्पण बन कैसे रहे हैं, खोखले गोले का एक भाग है। तो आप इसमें सीधा सीधा लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण खोखले गोले का, खोखले गोले का एक भाग होता है। सिंपल सी बात है, आपको कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे ये खोखला गोला है, इसका ये हिस्सा अगर हम निकाल दिए तो ये वाला बनेगा, और इसका ये वाला हिस्सा निकाल दिए तो ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ पर दो प्रकार के दर्पण हमें इस खोखले गोले से प्राप्त हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, तो गोलीय दर्पण में कुछ नहीं, गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। अब यहाँ पर देखिए दो फोटो, आपको दो दर्पण दिखाई पड़ रहा है। देखो जिधर बच्चों ये पेंट किया रहता है इस सतह को बोलते हैं रंजित सतह, याद रखेंगे, रंजित सतह। ये यानी इसका ये रंजित सतह हुआ और इसका इस तरफ का रंजित सतह हुआ। रंजित यानी रंगा हुआ, रंजित
रंजित का मतलब होता है रंगा हुआ। ध्यान से आप बात को सुनेंगे कि जिधर कलर हो जाता है उधर को हम क्या कहेंगे, रंजित सतह कहेंगे। और जो दूसरा इस तरफ का जो पार्ट है जिधर रंगा नहीं है उस पार्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह याद रखेंगे। जिधर रंग रंगा रहेगा उधर रंजित सतह हो जाएगा और जिधर रंग नहीं रहता है उधर परावर्तक सतह। यहाँ पर परावर्तक सतह कौन सा होगा, ये वाला होगा, इधर वाला परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। तो ध्यान दें किसी भी गोलीय दर्पण में क्या होता है, दो सतहें होती हैं। एक तो रंजित सतह होता है अर्थात जिधर रंगा होता है, जिधर पेंट होता है उसको रंजित सतह कहेंगे। और दूसरी तरफ वाला जो होता है वो क्या होता है, जो रंगा नहीं होता उसको परावर्तक सतह कहेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि परावर्तक सतह के आधार पर हम गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं। दोनों को आप देखिए, इसका इस दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, पेट की तरह इसे उभरा हुआ है, आगे की ओर निकला है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये किसको उत्तल दर्पण कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह आगे की ओर बाहर की ओर उभरा हो और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। ये देखो धंसा हुआ है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। याद रखिए, अभी मैं आपको बताया, कहा था कि अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। आप लोग फिर से बात सुनिए। पहले तो आपने गोलीय दर्पण देखा कि गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। अब खोखले गोले का भाग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिधर करेंगे। अब हम कोई हिस्सा ले सकते हैं। तो एक हिस्सा तो ऐसा होता है कि जब क्या करते हैं, जब जो कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो पेंट वाला कलर वाला हिस्सा रंजित सतह होता है और दूसरा जो हिस्सा होता है वो परावर्तक सतह होता है। यहाँ पर भी हम क्या किए, बाहर पेंट कर दिए, अंदर इसको परावर्तक सतह के रूप में छोड़ दिए। तो परावर्तक सतह इसमें आप देख रहे हैं कि पेट की तरह एकदम बाहर निकला हुआ है। तो जब परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तो ऐसी गोलीय सतह को उत्तल, ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे। और जब परावर्तक सतह किसी दर्पण का अंदर की ओर धंसा होता है, देख रहे हो धंसा हुआ, अंदर की ओर एकदम घुस गया है, धंसा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लें। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है, तो आप उसको जो है आराम से लिख सकते हैं। तो गोलीय दर्पण में आप पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, गोलीय दर्पण यहां पर आप देख रहे हैं, एक तो हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा आपका गोलीय दर्पण जो है वो क्या है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण, आपने चित्र को भी देखा कि क्या स्थिति होती है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण पूछा जाए तो खोखले गोले का एक हिस्सा है, खोखले गोले का एक भाग। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि अगर आपसे गोलीय दर्पण पूछा जाए तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए गोला है, इसका ये भाग काट लिए तो ये भी दर्पण हो गया, ये भी भाग काट लिए दर्पण हो गया। ये क्या है, एक पूरे गोले का एक भाग है। तो जो गोले का एक भाग होगा, एक हिस्सा होगा, उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण दो बच्चे होते हैं गोलीय दर्पण के, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। तो परावर्तक सतह के आधार पर इनको हम दो भागों में बांटे हैं। तो उत्तल दर्पण में अभी आपने देखा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह ऐसे बाहर की ओर पेट की तरह निकला होता है। अर्थात इसमें लिखेंगे वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, ऐसा लिखें, वह गोलीय दर्पण जिसकी कर ले, जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हो या निकली हो, उभरी हो, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण
कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, आपके दिमाग में एकदम चित्र बन गया होगा, बना लेना चाहिए। आप ऐसे चित्र भी बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर पूछा जाए उत्तल दर्पण तो आप एक डायग्राम भी बना दिया करिए, आपको डायग्राम का पूरा नंबर मिलता है। ये आपका रंजित सतह हो गया, ये रंजित सतह है, जिधर पेंट है वो रंजित है और जिधर पेंट नहीं है वो क्या है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। अर्थात आप देख रहे हैं कि जब परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हो उसे हम कैसा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, अवतल में इसको लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, अंदर की ओर धंसी हो। धंसी का मतलब गड्ढे में रहता है, धंसी होती है, उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सरल डेफिनेशन बच्चों आपको नहीं मिलेगा। तो क्या मैंने बताया, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, ऐसे बना ले इसको इस तरीके से, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हो। जो परावर्तक करना है उसको आप ऐसे अंदर की ओर धंसा करिए, तो रंजित सतह हो गई इधर वाली, ये रंजित हो गई, रंजित सतह। और यहाँ पर देख रहे हैं जो दूसरी सतह होती जो अंदर की ओर धंसी है वो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। तो आप यहाँ पर दोनों चित्रों को देख के एकदम स्पष्ट कर सकते हैं, इसमें जो परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर निकला है उत्तल दर्पण में, और इसमें परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धंसा है। इस प्रकार से गोलीय दर्पण के बारे में आपने देखा कि गोलीय दर्पण जो होता है खोखले गोले का एक भाग होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और इनको हम किस प्रकार से उत्तल और अवतल लिखते हैं, परावर्तक सतह के आधार पर। अर्थात परावर्तक सतह जो होती है जिसका बाहर की ओर उभरा हो वो उत्तल दर्पण है, और परावर्तक सतह जिसका अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब जो है हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका, और ये पाठ आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हम देखते हैं कि नीट है, आईआईटी है, यहाँ से करीब 3 से 4 प्रश्न आपके नीट में, आईआईटी में भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा अच्छे से कर लें ताकि कोई भी बात अगर हमें पूछी जाए तो हम उसे बता सकें। अब इतनी बात जानने के बाद बच्चों अब हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, जो आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ये कैसे होते हैं, एक किस प्रकार से इनको हम डिफाइन करेंगे। तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करने चल रहे हैं, आप उसको देखिए और एक एक करके हम लोग बच्चों उसको पढ़ेंगे, और आप हमारे साथ लिखते भी चलें ताकि कोई दिक्कत आपको ना होने पाए और सारी बातें आपको समझ में आए। तो पहले तो हम ये जान ले कि क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। जैसे पढ़ना है आपको ध्रुव पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, वक्रता केंद्र पढ़ना है, वक्रता केंद्र पढ़ना है? फिर क्या पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, फोकस, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, वक्रता त्रिज्या पढ़ना है, वक्रता त्रिज्या पढ़ना है, वक्रता त्रिज्या पढ़ना है। फिर फोकस दूरी पढ़नी है, बात समझ में आ रही है, फोकस दूरी पढ़नी है। मुख्य अक्ष पढ़ना है, मुख्य अक्ष पढ़ना है। तो ये 2-3 कई चीजें हैं आपका 1 2 3 4 5 6, ये 5-6 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और एक एक करके पढ़नी है, क्योंकि इसके बारे में आपसे बोर्ड में पूछा जाता है और बार बार ये शब्द प्रकाश के परावर्तन में आएगा। ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, फोकस है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, मुख्य अक्ष है। तो आप इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। जैसे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये आपका कोई एक दर्पण है,
मान लीजिए इसको इधर से कर दिए, रंजित कर दिए, ये अवतल दर्पण बना दिए हैं हम। आप ध्यान से देखें, ये अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है? क्योंकि अंदर की ओर धंसा है, ठीक है ना। तो अगर अवतल दर्पण देखा जाए तो अब यहां पर ध्यान दें कि पहला अगर हम टॉपिक ले ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, पहला टॉपिक क्या है? ध्रुव का, ठीक है बच्चों। तो किसी गोलीय दर्पण का मुख्य मध्य वाला भाग, ये मध्य, इसका मध्य भाग क्या है, क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ये आपका ये जो दर्पण है इसका मध्य वाला भाग ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। याद रखें। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे या पोल कहेंगे। इसको पी से भी लिखते हैं, पोल कहते हैं, तो पी को इसको पी से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण, आप लोग भी बच्चों लिखते चलेंगे, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को। अर्थात ये गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु है, बीच वाला बिंदु जो है, वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहा जाता है। इसे, चूंकि ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसीलिए इसको पी से लिखते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। ध्रुव को किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। ध्यान से बातें समझते चलेंगे बच्चों। बातें छोटी छोटी है लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में इन सब चीजों की जरूरत आपको पड़ती है, और कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको समझनी है वो सारी बातें आप समझते चलेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। आइए, इसके बाद है आपका वक्रता केंद्र। दूसरे नंबर पे आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसके बारे में हम लोग जाने वक्रता केंद्र क्या है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों, इसका एक मान लीजिए इधर हम देखते हैं या इधर बना देते हैं, इसी में देख लेते हैं। आप देखिए, ये जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी खोखले गोले का क्या है? एक भाग ही है। अभी मैंने आपको बताया था कि दर्पण जो होता है वो किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। मान लीजिए अगर इस गोले को अगर हम पूरा करें बच्चों, अगर एक इमेजिन करें कि मान लीजिए इस गोले से अगर ये निकाला गया हो, ध्यान से देखें, ये देखें, गोला पूरा हो गया। तो ये गोला होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका एक क्या होगा? इसका एक केंद्र भी होगा। अगर गोला पूरा है, इसी गोले में से तो इसका एक हिस्सा काटा गया है, दर्पण के रूप में आया। तो अगर किसी खोखले गोले का, पूरे गोले का जो केंद्र होता है, उसके केंद्र को अगर लिया जाए तो यही इस दर्पण का क्या होगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए पूरे गोले को अगर हम ले लें, अगर ये जो इसका एक भाग लिए तो दर्पण कहलाया, लेकिन ये भाग किसका है? किसी न किसी खोखले गोले का ही तो भाग है। अगर इसको इमेजिन करें कि अगर ये पूरा गोला कंप्लीट होता तो उस गोले का कोई न कोई केंद्र होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई वृत्त बन रहा है, कोई गोला बन रहा है, तो गोला क्या होगा? गोले का एक केंद्र होगा। तो जो पूरे गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए इसकी जरूरत नहीं, इसको हम आपको समझाने के लिए बताए थे। गोलीय दर्पण, यहां पर लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र, भाई गोला है तो गोले का केंद्र होगा। अभी आपको बताया था गोला बन गया है, गोले का केंद्र। उस खोखले गोले का केंद्र ही उस दर्पण का क्या कहलाएगा? उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा।
वक्रता केंद्र कहा जाएगा। ये याद रखें, बहुत ही सिंपल है कि जो आपका दर्पण है, जो दर्पण है, अगर उस दर्पण, आप जानते हैं कि दर्पण जो है वो आपका किसी न किसी गोले का एक भाग है, तो गोला है तो उसका एक केंद्र भी होगा, तो जो खोखले गोले का केंद्र होगा वही क्या है, आपके दर्पण का भी क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो हमने क्या लिखा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये इसका पूरा खोखले गोले का भाग था, तो जो जिस खोखले गोले का भाग है उसी खोखले गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। वही मैंने लिखा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र ही, इसी खोखले गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। एक एक करके बच्चों हम लोग समझते चलते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसको हम लोग लिखते भी चलते हैं, और इसको हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। जैसे पोल को, ध्रुव को पी से, इसे हम किससे लिखते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। चलिए, ये बातें आपने देखा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें, तब फिर हम आगे की भी चर्चा करें। आपको मैंने ध्रुव बताया, ध्रुव में मैंने क्या बताया कि कोई दर्पण है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है, इसे P से व्यक्त करते हैं। फिर वक्रता केंद्र के बारे में मैंने क्या बताया कि जो आपका गोलीय दर्पण है वो किसी न किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होगा, जाहिर सी बात है उसका एक भाग होगा, तो जिस खोखले गोले का वो भाग है, तो खोखला गोला होगा तो खोखले गोले का केंद्र भी होगा, तो उसी खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही उस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए, इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे, जैसा कि टॉपिक में फोकस है, लेकिन फोकस से पहले आप मुख्य अक्ष देख लें, क्योंकि सारी क्रिया मुख्य अक्ष पर ही होनी है अब, तो पहले मुख्य अक्ष को पढ़ लें तब इन सबको पढ़ें। अगला है मुख्य अक्ष, इसको पढ़ लें, सिस्टम से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मुख्य अक्ष, चलिए मुख्य अक्ष क्या होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ एक चित्र जो बनाया था, आपका एक गोलीय दर्पण है, ये दर्पण है, आप थोड़ा बढ़िया बनाया करिए, क्योंकि जितना अच्छा चित्र आपका होगा एग्जाम में उतना ही अच्छा नंबर आपको बच्चों मिलता है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि इसका जो मध्य भाग है वो ध्रुव है, और इसका जो केंद्र है, मान लीजिए इस पूरे गोले को कंप्लीट कर दें तो इसका भी एक केंद्र होगा, और यही केंद्र जो होगा वक्रता केंद्र होगा, मान लीजिए इसको सी से व्यक्त करते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है, सरल रेखा, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको मिला दें, ये P और C को, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, किसी भी गोलीय दर्पण का ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, हम केवल अगर दिमाग में समझ लिए हैं तो हम सारी बातें लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर मुख्य अक्ष की परिभाषा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, चूंकि हमने दोनों पढ़ लिए हैं इसलिए हमने कहा सिस्टम से पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, को मिलाने वाली सरल रेखा, चूंकि सरल रेखा बन रही है, सरल रेखा क्या कहलाती है, सरल रेखा मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष होती है। याद रखेंगे, मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, अगर इसको मिला दें तो एक जो सीधी रेखा, सरल रेखा जो हमें प्राप्त हो रही है वो क्या कहलाएगी बच्चों, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फोकस। ध्यान दें, आइए फोकस, ये सब चीज की जरूरत हमें पड़ेगी आगे, इसीलिए मैं आपको एक एक की परिभाषा बताता चल रहा हूं।
और लिख भी दे रहा हूं ताकि आप आराम से नोट्स भी बनाते चले। बच्चों ये सब नोट्स में जरूर लिखिएगा, तो चूंकि आपसे पूछा जाता है मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, तो आप सब कुछ जानेंगे, जो लिखे रहेंगे तो आप उसको अच्छे ढंग से व्यक्त कर देंगे। होता क्या है बेटा, फोकस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मान इसी क्या यहाँ बना ले, दूसरा बना ले, मान लीजिए कोई दर्पण है, वही दर्पण बना ले, फोकस को हमें बनाना है। मान लीजिए दर्पण है, ये इसका पोल है, ध्रुव जिसको आप पढ़ चुके हो, ये वक्रता केंद्र है, मान लो इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, ठीक है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, सब आप पढ़ चुके हो। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए और दर्पण से टकरा रही है, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर क्या हो रही, कोई किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो सतह से टकराकर जिस बिंदु से होके गुजरती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं। अब देखो यहां पर आई किरण, आने के बाद ये क्या हो रहा है कि ये परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष को किसी न किसी बिंदु पर काट रही है, तो जहां पर काटेंगी उसी को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। बहुत ही सिंपल है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इसको हम लोग लिख लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, आने वाली किरणें सतह से टकराकर, सतह से टकराकर, सतह से टकराकर परावर्तित, परावर्तित होती है, जाहिर सी बात है परावर्तित होगी, होती है, और परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, काटती हैं, उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे फोकस कहा जाता है, उसे फोकस कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, उसे फोकस कहा जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको फोकस बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें सतह से टकराकर, दर्पण से टकराकर क्या होती है, परावर्तित होती हैं। अब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। उसके बाद कुछ और एक दो बातें हैं उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तब तक इसमें लिंक डाल लेते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिंक डाल लेते हैं, तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है कि आप लोग नोट्स जब बनाते चलेंगे बच्चों, तो नोट्स में आपका जब आप कभी पढ़ोगे उसको तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें आपको जो हम बता रहे हैं ये छोटी नहीं है, बल्कि आपको बड़े क्लास तक इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। और हमें देर भले लग रहा है लेकिन हम सारी बात को पढ़ रहे हैं, और सारी बात को पढ़ रहे हैं इसलिए हमको सारी बातें समझ में आ रही हैं। बातें थोड़ी नई जरूर हैं लेकिन समझ में आप लोगों को आ रही होंगी, एकदम 100% आ रही होंगी। चलिए आइए, अब फोकस की बात किए हैं तो हम लोग फोकस दूरी की भी बात कर ले, उसी से रिलेटेड है। आइए इसको मिटाते हैं, फोकस के बाद हम फोकस दूरी की बात कर ले क्योंकि उसी से रिलेटेड है। आइए, फोकस दूरी, फोकस दूरी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी ध्यान दें। आपने जो चित्र देखा
कि जब समांतर कोई किरण आती है मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो फोकस है। तो फोकस और ध्रुव, ये ध्रुव है, फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, ये P से F तक की जो दूरी होती है उसको क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। अर्थात ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है। बहुत ही आसान है। फोकस समझ गए? फोकस दूरी क्या है? फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, अर्थात यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। इसके बाद अब हम लोग वक्रता केंद्र ध्रुव पढ़ लिए, वक्रता केंद्र पढ़ लिए, फोकस पढ़ लिए, मुख्य अक्ष पढ़ लिए, फोकस दूरी पढ़ लिए, वक्रता त्रिज्या बच रहा है। आइए हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लें। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये भी आपसे पूछा गया है, तो एक एक करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वक्रता फोकस क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। अब यहां से देखिए वक्रता केंद्र, आप यहां पर देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, ये आपका केंद्र है पूरे गोले का। ये पूरा अगर गोला अगर इसको कंप्लीट कर दें तो जाहिर सी बात है कि ये इस गोले का एक हिस्सा होगा और इसी गोले का जो केंद्र है वो इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसके पहले मैंने आपको बताया। तो जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वो क्या है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, यहां से यहां तक, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब यहां से आपको भी इसके पहले मैंने बताया था कि ध्रुव से फोकस की दूरी क्या था? फोकस दूरी। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं, ये लिख लेते हैं, इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। याद रखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अभी इसके पहले जो फोकस दूरी बताए थे इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसमें भी बढ़ा लें, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये कुछ बातें आज हम लोगों ने किया प्रकाश के परावर्तन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम ये सारी बातें करने के बाद जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके क्या क्या नियम है, गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना भी हम लोग पढ़ेंगे और प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अब बच्चों वो आगे वाला जो बात है वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। वैसे भी वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, तो इतनी बातें हमने जो आपको बताई है आप इसको खूब बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, खूब बढ़िया तैयार कर लीजिएगा। आप वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको इसका तीसरा पार्ट भी बिल्कुल समझ में आएगा। अगर बच्चों आप लोगों को क्लास पसंद आया हो, सारी बातें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपसे निवेदन है कि आप मेहनत करके पढ़िए। मेहनत कभी भी बेटा बेकार नहीं जाती है। जब आप मेहनत करोगे तो मेहनत कहीं न कहीं रंग लाएगी। आप हमारे साथ लगे रहिए, विश्वास दिलाते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। भले थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, भले थोड़ी बातें बड़ी होंगी, लेकिन आपको कहानी की जैसी समझ में आएगा। अभी तक आपने पढ़ा इसके पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन हमें विश्वास है कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।